नमस्कार बच्चों, हम आज कक्षा 7 विषय विज्ञान में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। इनमें अनेक स्थितियां हैं जिसका चित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है। क भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी पर हवाओं का बहना क्यों होता है? गर्मियों में हमें गर्म हवाओं की अनुभूति होती है, जबकि सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा हमें बहुत परेशान करती है। आखिर इसका क्या कारण है? हमने भूगोल में पढ़ा ही होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। पृथ्वी का ये जो बिल्कुल बीच वाला भाग है, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है। इसी कारण यह सबसे गर्म होता है। और हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा है कि हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं। तो इस पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उपस्थित हवाएं सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाती है। मध्य में हवाओं की मात्रा कम हो जाने से यहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और इस वायु की कमी को पूरा करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों से हवाएं बहने लग जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न पवनों को हम पवन धाराएं कहते हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से ज़्यादा ठंडी होती है और इनमें गर्म वायु के ऊपर उठने के कारण ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लग जाती हैं। अब हम समझ सकते हैं कि हमें इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वायु का अनुभव क्यों होता है। ख थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। हमने इससे पहले चैप्टर 4 में समुद्र समीर और थल समीर के बारे में भी पढ़ा होगा। गर्मियों में थल का क्षेत्र तेजी से गर्म होता है और समुद्र के जल की अपेक्षा अधिक तापमान वाला होता है। इससे थल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर कम वायु का क्षेत्र बन जाता है। इस कम वायु को पूरा करने के लिए जल से और थल की ओर हवाएं बहने लग जाती हैं। इसे हम मानसूनी पवन कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति एक अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है ऋतु। इस एक चित्र में राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्मकाल में यानी कि गर्मी की ऋतु में आने वाली हवाओं की दिशा को बताया हुआ है। गर्मियों के ऋतुओं में अरब सागर से उठने वाली ये हवाएं ठंडी होती है, जो ऊपर की ओर उठ कर के संपूर्ण उत्तर और पश्चिमी भाग में ठंडी हवाओं का प्रसार करती है। ये मानसूनी पवनें अपने साथ हिंद महासागर से बहुत सारी जलवाष्प लेकर के आती है। सर्दियों की ऋतुओं में बंगाल की खाड़ी की तरफ से ठंडी हवाएं बहती है और यह ऊपर से नीचे की ओर उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से यानी कि रूस और साइबेरिया से ये ठंडी हवाएं हमारे भारत में लेकर के आती है और इसीलिए कभी कभी सर्दियों में वर्षा भी हो जाती है, जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इन हवाओं के माध्यम से वर्षा एवं तापांतर दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको कोई ऐसा गीत या कविता याद हो तो आप अपने मित्रों के साथ उसे गा करके इसका आनंद उठा सकते हैं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में भी दी जा रही है। सभी को यह कविता याद भी करनी है और अपनी कॉपी में एक सुंदर से पेन से या स्केच की सहायता से बनानी भी है। घुमड़ घुमड़ कर उमड़ घुमड़ कर आए बादल,
आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। इस छोटी सी कविता से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। माना कि वर्षा बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो हमेशा सुखदायी नहीं होती। कभी कभी यह अनेक समस्याओं को भी जन्म देती हैं। ऐसी परिघटनाएं जो हमें विषम परिस्थिति का अनुभव देती हैं, उनमें से हम किन्हीं दो का अध्ययन करेंगे, तड़ित झंझावत और चक्रवात। तड़ित झंझा यानी कि बिजली का चमकना। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर तापमान कम होने के कारण ये जम जाती हैं और नीचे की ओर गिरने लगती हैं। जब गिरते हुए जल की बूंदें तेज वेग से ऊपर हुई वायु से टकरा जाती है तो एक बिजली कौंधती यानी कि चमकती है। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इस घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित झंझावत के समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे हम आश्रय न लें, वहाँ खड़ा न रहें जो किसी अलग थलग जगह पर हो। यदि हम किसी वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले लेना चाहिए। किसी खुली जमीन पर हमें नहीं लेटना चाहिए। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें, खिड़की के निकट न बैठें, खुले गैराज, भंडारण के शेड, धातु के बनी हुई चादरों की छत वाले शेड, इन सभी के नीचे आश्रय न लें। कार या बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है, आप इसमें बैठ सकते हैं। यदि आप पानी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना या बर्तन धोना, तो तुरंत इस काम को बंद करके बाहर निकल के हमें किसी इमारत में चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि तड़ित झंझा से चक्रवात कैसे बनता है। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए हमें इसे गर्म करना पड़ता है। वाष्प को द्रव में बदलने के लिए क्या ये जो ऊष्मा है ये उसमें वापस मिल जाती है? आइए देखते हैं। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में यानी कि भाप में बदल जाता है। जब यह जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो यह ऊर्जा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यह ऊर्जा या ऊष्मा आसपास की वायु को गर्म कर देती है, जिससे वायु ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं। मध्य स्थिति में जो वायु है वो ऊपर की ओर उठ रही है और इसके आसपास की जो वायु है वो इस स्थान को भरने के लिए गोल गोल चक्कर लगाने लगती है, जिस प्रकार से इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। मध्य में बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है जहाँ पर वायु का इतना प्रभाव नहीं होता। गर्म होती हुई वायु ऊपर की ओर उठती है और इस स्थान को खाली कर देती है और उसके आसपास से वायु उसे चारों तरफ से भरने के लिए आती है, जिससे एक बड़ी ही शक्तिशाली वायु का एक चक्र बन जाता है। इसे हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। अब आप देखिए, इस चक्रवात का ये जो मध्य भाग है, यह मध्य भाग बिल्कुल शांत होता है। यहाँ पर ज़्यादा हवाओं में परिवर्तन नहीं होता, इसे हम नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात यदि वायुमंडल में तेजी से घूमता हुआ आगे बढ़ रहा होता है तो यह पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो सकता है। इसके मध्य भाग नेत्र का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। इसमें बादल नहीं होते और पवन का वेग भी 0 होता है। यह चित्र चक्रवात के नेत्र का है। जो मध्य में बिल्कुल नीले रंग की लाइन है, गोला है, वह इसका नेत्र कहलाता है। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेल देती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आने के पूर्व संकेत होते हैं, यानी कि इससे पहले समुद्र का जो पानी होता है वो तटों की ओर तेजी से जाने लगता है और इससे हमें ये आभास हो जाता है कि कोई शक्तिशाली चक्रवात
तटों से टकराने वाला है। ये लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी बच नहीं पाता। चक्रवात के नेत्र में जब निम्न दबाव आ जाता है तो उसके केंद्र में जो जल का स्तर होता है वो बहुत ऊपर उठ जाता है। यह लगभग 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है और ऐसा लगता है माना किसी जल की दीवार तटों की ओर बढ़ती हुई जा रही है। इससे जल जीवन और संपत्ति नष्ट हो जाती है। यह मिट्टी की उर्वरकता को भी कम कर देता है। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसमें इसे हैरिकेन के नाम से जानते हैं, जबकि फिलीपींस और जापान में इसे हम टाइफून के नाम से जानते हैं। किसी चक्रवात या टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम या 1 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। यह घूमते हुए कीप के जैसी संरचना बनाता है। साथ ही उसके आसपास आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे कि धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य बड़ी बड़ी वस्तुओं को भी ये अपने साथ खींच लेता है, जिससे यदि कोई व्यक्ति इस टॉर्नेडो के संपर्क में आ जाता है तो वह इन सभी चीज़ों से टकरा करके और घायल हो जाता है। टॉर्नेडो हमारे देश में ज़्यादा नहीं आते। ये गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं जिनकी कीप जैसी संरचना बादलों से धरती तक आती हुई प्रतीत होती है। कई टॉर्नेडो कमज़ोर या निर्बल होते हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई इतने विनाशकारी होते हैं जो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर संबंधित चित्र एक टॉर्नेडो को प्रदर्शित करता है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा, बिजली चमकना या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। किसी स्थान पर यदि निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो उस घटना के कारण ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन सभी तथ्यों के लिए पवन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए पवन के वेग की माप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को हम वायुमापी कहते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे अंडरलाइन करना है। प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में बहुत सारी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं, जैसे कि चक्रवात का पूर्वानुमान लगाना और चेतावनी जारी करना। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को इसकी तुरंत सूचना देने के लिए संचार के साधनों में अत्यधिक व्यवस्था करना। ऐसे स्थान जहां पर चक्रवात आने की संभावना है वहां पर उपस्थित लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना। जनता के द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं और चेतावनियां जारी करी जाती हैं उन सभी को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। घरेलू साजो सामान, पालतू पशुओं, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा लेना चाहिए और जो आवश्यक प्रबंध है वो भी कर लेने चाहिए। जलमग्न या जल में डूबी हुई सड़कों पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। सभी आपातकालीन सेवाओं के नंबर जैसे कि पुलिस और अग्निशमन इत्यादि के टेलीफोन नंबर हमें अपने साथ रखने चाहिए। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर चक्रवात आने की पूरी संभावना है या फिर आ चुका है तो ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता है। गीले स्विच, खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को छूना नहीं चाहिए। चक्रवात या बाढ़ को देखने के लिए बाहर नहीं निकले और बचाव दल पर अपनी अनावश्यक मांगों की पूर्ति के लिए दबाव नहीं डालें। इसी के साथ अपने आस पड़ोसी और मित्रों की अधिकाधिक सहायता करें। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर आप सभी को अपनी कॉपी में करने हैं और विद्यालय आकर के उन सभी को चेक कराने के लिए भी देना है। धन्यवाद।